someone to talk to, लेकिन कई बार पता नहीं लगता कि बातें करे तो आखिर करे किससे। यस, आई फील ग्लूमी एंड ऑफ द प्लेस सम टाइम, बट उस टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं सिद्धू मूसे वाला सुनना शुरू कर देता हूँ। और उससे क्या होता है कि ऑल माई टेंशन एंड वरीज वो सब चली जाती हैं। पर ये मेरे केस में वर्क करता है। बट फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग, वी हैव अ जीनियस विद अस, प्रोफेसर डॉक्टर M.K. अरोड़ा सर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ IQAC। और वो हमें बताएंगे कि लाइफ में कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए तो उसे कैसे फेस करना है और कैसे डील करना है। सो हियर वी वेलकम मिस्टर M.K. अरोड़ा सर। सर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपने बारे में कुछ दृष्टि अपने एक चरित्र के ऊपर या अपनी कुछ बातों के ऊपर कुछ बच्चों को बताएं सर, जो हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में कुछ पता चले। मैं डॉक्टर M.K. अरोड़ा हूँ, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट से। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मैं पेंशनर और NAC का असेसर हूँ। 2003 से मैं NAC के विभिन्न NAC की ड्यूटी के ऊपर विभिन्न कॉलेजेस के अंदर, सारे हिंदुस्तान के अंदर 18 स्टेट्स के अंदर मैं वहाँ एक्रीडेशन का काम कर चुका हूँ और अभी आगे भी NAC असेसर हूँ। क्वालिटी के ऊपर मेरा अधिकतर काम रहा है। जिस कॉलेज में मैं था, जहाँ मैं प्रिंसिपल था, जहाँ मैं प्रोफेसर रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, वो सभी कॉलेजेस के अंदर मैंने इसके ऊपर पूरा कार्य किया और हम A ग्रेड के साथ सम्मानित हुए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रारशिप, जोश यूनिवर्सिटी में डीनशिप और ये सारे कार्य और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ही लगभग मैं रहा हूँ थ्रू आउट। मेरा जो एम होता है वो बच्चों के लिए हम हैं। टीचर का पहला दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचे, उनको एक सही दिशा दिखाए, क्योंकि बच्चे वो कली के समान होते हैं, जिनको जैसा मोड़ दिया जाएगा उस हिसाब से वो मुड़ते चले जाएंगे। और टीचर ही एक ऐसा है जो उसको एक सही रास्ता दिखा सकता है। कहा जाता है गुरु गोविंद ओहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि गुरु ही है वो जो सही रास्ता दिखाता है और मैं उन्हीं गुरुओं की श्रेणी में आता हूँ। लगभग 42 साल मेरे को हो चुके हैं इसी प्रोफेशन में, 42 क्रॉस कर चुका हूँ बल्कि। और मैं अपने बच्चों को अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, पूरा सहयोग देने के लिए उनको सब कुछ नीति और सब चीज़ समझाता हूँ। समय की प्राथमिकता, इसके अलावा कार्य करने की कुशलता, तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है अपने होमवर्क के अंदर जब तक आप अच्छी तरह से कामयाब नहीं होंगे, आप आगे सफलता की सीढ़ियों पर नहीं पा सकते। मैं हमेशा कहा करता हूँ अपने बच्चों से कि आप एक टारगेट फिक्स कीजिए और उसके बाद टारगेट को एक तरफ रखते हुए उसके रास्ते के ऊपर चले जाइए और सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए, चाहे वो लंबा हो लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलने के चांसेस होंगे। और जी जान से पूरी तन्मयता से लग जाइए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। कहा जाता है कि अगर मन के अंदर भावनाएं हमारे उचित हैं, सही हैं और ठीक मायनों में हम चल रहे हैं तो सफलताएं कहीं दूर नहीं है, आपके कदम चूमेगी सफलताएं। मेरा बच्चों के प्रति यही संदेश है कि बच्चों, समय की पाबंदी के साथ चलो, वक्त को कदर करो ताकि वक्त आपकी कदर करे। और जो मुख्य आपका कार्य है वो है पढ़ने का, उसके ऊपर आप पूरी तरह से तन्मयता से ध्यान दो। और इसके अलावा भी किसी कंपटीशन में कहीं भी आपने अगर अपीयर होना है तो इस एकेडमिक्स के अलावा भी हमें बहुत कुछ जरूरत होती है। यस सर। तभी मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज 40-50 साल से कहता आ रहा हूँ कि बच्चों, आपको समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग वाले फार्मूले पे चलना। समथिंग अबाउट एवरीथिंग वो है कि सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, और एवरीथिंग अबाउट समथिंग कि जो आपका मुख्य ध्येय है, आपका पढ़ना है मुख्य ध्येय, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपको एक एकेडमिक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपकी जिंदगी के अंदर तरक्की आपको देगा, नौकरी देने में सहायक होगा। लेकिन सामाजिक वातावरण और दूसरी बातें भी आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि वो भी मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आजकल चिराग ना स्ट्रेस के बारे में बहुत बात करता है, ये छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले जाता है। कभी एग्जाम आ गए तो इसको स्ट्रेस हो जाता है, यार एग्जाम आ गए कैसे होगा, या फिर अगर कुछ लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होगा तो इसको हमेशा स्ट्रेस रहता है, छोटी छोटी बात का स्ट्रेस लेता है। तो इसे आप बताएं सर, स्ट्रेस से कैसे डील करें। ये स्ट्रेस जो है एक मानसिक रूप से सोच है प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में होता है। सच्चाई ये भी है, किसी की डिग्री थोड़ी है, किसी की बहुत ज्यादा है। हम उसके ऊपर ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे तो वो स्ट्रेस का रूप धारण कर लेगी। सोचता हर कोई है। मान लीजिए हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आगे हम सोच रहे हैं कहीं भीड़ मिल गई तो मैं लेट हो जाऊंगा। क्यों सोच रहे हैं? आने दो, जब आएगा तब देख लेंगे।
अभी आप सोच लेके बैठ जाओ कि कल को मेरा जो है स्ट्रेस लेके बैठ जाओ कि हाई पेपर कैसा होगा। आप मेहनत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते चले जाइए, सफलता अपने आप आती चली जाएगी। एक चैप्टर से शुरू कीजिए, अंत तक जरूर पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे। जब आप शुरू ही नहीं करोगे, तनाव लेके बैठ जाओगे कि मैं जो है इस चैप्टर को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी नहीं कर सकते। आप तभी कर पाएंगे कि जब आप सोच लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तनाव हटाने का सबसे अच्छा जो है, बहुत ही अच्छा साधन होता है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए थोड़ा। ओके। अगर आप योगा करते हैं तो थोड़ा सा योगा कर लीजिए, नहीं तो सोशल लाइफ सोशल सेटअप के ऊपर चले जाइए। सोशल साइट्स बहुत अच्छी हैं कई, उनके ऊपर आइए। कईयों को क्या होता है, धार्मिक विचारों के होते हैं, वो क्या करते हैं, भजन सुनना शुरू कर देते हैं। कुछ जो है फिजिक के अंदर ज्यादा विश्वास करते हैं, वो सैर करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, ध्यान बढ़ जाता है, तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। यस सर। सबसे सिंपलेस्ट वे ये है। अब लोग कई क्या करते हैं, दवाई लेने की चेष्टा करते हैं, गोली खा लेते हैं, लेकिन वो पूरा 100% वो टेम्परेरी है। उसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास डिप्रेशन और इस तरह की आती हैं, एंजाइटी की आती हैं टेबलेट्स, वो आमतौर पे जो है हैबिट फॉर्मिंग होती है। जिससे हैबिट बन जाती है तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कई व्यक्तियों को मैंने देखा है, सुना है कि क्या करते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं और पानी पी के रिलैक्स करते हैं। कई जो है योग के अंदर चले जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक हो जाता है। सर जैसे अभी आपने बताया सर, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम सर, मैं कंफ्यूज रहता हूँ बहुत कि जैसे एनजाइटी एक वर्ड हो गया हमारे पास, स्ट्रेस एक हो गया, डिप्रेशन। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, और हमें पता कैसे चले कि मुझे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या एनजाइटी है। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जाते हैं तो सिनोनिम्स के अंदर जो है इनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। जी सर। हालांकि ये दोनों अलग चीजें हैं। जो स्ट्रेस होता है वो तनाव है, वो एक जो है बाहर की भौतिक प्रतिक्रिया है। तनाव जो है, हमें मान लीजिए कोई हमारा नुकसान हो गया, हम तनाव में आ गए। इसके मैं 2-4 उदाहरण आपको दूंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या देखा जाता है डिप्रेशन के अंदर, हमने देखा हमारे परिवारों के अंदर, हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत अजीज होता है, जैसे मान लीजिए मियाँ बीवी है, तो बीवी को जो है कोई अटैक आ गया, कुछ आ गया, तो बीमार हो गई, सीरियस हो गई, तो दूसरा जो पार्टनर है उसके दिमाग में आएगा, हाई ये क्यों हो गया, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। वो नुकसान ये होगा उसका डिप्रेशन में आने से, वो भी बीमार पड़ जाएगा। अब एक पलंग नहीं 2 पलंग होंगे हॉस्पिटल के अंदर। अगर हम डिप्रेशन ना लें कि जो हो तो चुका है, अब हम उसका केयर करें, उसको क्योर करें, अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आएंगे। तो सबसे अच्छा तो इलाज होता है अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना। डाइवर्शन से क्या होगा, हम उस चीज से दूर हो जाएंगे, वो तनाव हमारा खत्म हो जाएगा, और तनाव खत्म हो गया तो हमारी जो है दूसरी व्यवस्था, डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। जो डिप्रेशन है वो बेसिकली जो है वो यानी ये कह लीजिए दिमाग से जुड़ा हुआ है, कि ये दिमाग की उपज है। दिमाग के अंदर आ जाता है कि हाई ये हो गया, हाई ये हो गया, सोचते सोचते कई बार ये भी देखा जाता है कि एक इंस्टांस हुआ, किसी की डेथ हुई, उसके अंदर जो है मियाँ बीवी में से एक की डेथ होगी, दूसरा व्यक्ति सोचने लग गया ये मेरा पार्टनर था, ये गया, मेरी आगे जिंदगी का क्या होगा। अगर इस तरह से और बहुत सारी सोचें आ जाती हैं, उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है वक्त से पहले ही जाने के चांस हो जाएंगे उसके। और ये देखा भी जाता है कि दूसरे चौथे दिन वो भी गुजर जाता है, या बहुत जल्दी गुजर जाता है, डेथ हो जाती है। क्यों? वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो चला गया मैं भी जाऊंगा, वो चला गया मैं भी जाऊंगा, इस सोच आ जाती है। इन सोच को अलग करने का है कि आप अपना जो है दिमाग दूसरी तरफ लेके जाइए, आप अपने आप को बदलिए। अगर मान लीजिए आपको जो है किसी को योगा करने की आदत है, तो आप योगा के अंदर थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, आपका टाइम उधर पास हो जाएगा, जिससे आपका माइंड चेंज होगा, तो डिप्रेशन नहीं आएगी और तनाव रहित रहेंगे आप। जी सर। देख जैसे आज के टाइम में सर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है सर बच्चों को, टेम्पर इश्यूज होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं। जैसे कोविड पीरियड आया उसके बाद सर पेशेंस कई खो गए हैं लोगों के। जैसे कोविड टाइम पे हमें इतने पेशेंस के साथ सर चीज़ों को डील करना पड़ा कि अब पेशेंस खत्म हो चुके हैं। कोई भी छोटी सिचुएशन आती है हमको गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं। तो उससे कैसे ओवरकम करें सर, पेशेंस कैसे ला जाए, खुद को काम कैसे रखा जाए सर? सर मेरी बात की जाए तो मुझे भी सर थोड़ा सा रहता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं आना तो कभी भी नहीं आता, बड़ी से बड़ी बात हो जाए मैं सोचता चल छोड़ यार बाद में देख लेंगे, पर कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता अभी आपकी बात मैंने 2 मिनट पहले आपको एक चीज बताई, हमारे दिमाग की उपज है सारी। हम किसी चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, गहराई में जाते हैं, तो देखिए मान के चलिए 100% परफेक्शन कहीं नहीं मिलेगी, कमियां सब जगह होती हैं। अगर थोड़ी कमियों को हम दूर कर देंगे, एक तरफ रख दें, सोचना बंद कर दें, तो हम अच्छाई की तरफ ही जाएंगे, अच्छाई हमें ठीक नजर आए। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपके साथ।
एक गिलास पड़ा है मेरे सामने पानी का, जी सर। उसके अंदर आधा हमने पानी भरा हुआ है। उसकी सोच 3 तरह की होती है। आम लोग 2 तरह की कहते हैं, मैं 3 तरह की कहता हूँ। मेरी सोच थोड़ी उससे अलग है, क्योंकि मैं पूरा पॉजिटिव माइंड से सोच रहा हूँ, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नजदीक ही नहीं आ रही। एक व्यक्ति कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ, दूसरा व्यक्ति कहता है आधा खाली है। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं ये कहूंगा ये पूरा भरा हुआ है। ये कैसे, आप पूछेंगे ये कैसे? कैसे सर? इसका जवाब है आधा पानी से आधा हवा से। आधा हवा से। इसके लिए आप एक उदाहरण प्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए आपने एक पंप लिया, पंप के अंदर आधा पानी भर दिया, नीचे से उसका जो है आउटलेट ब्लॉक कर दिया, ऊपर से जब पंप का आपने जो पिस्टन ऊपर लगाया, तो लगाने में क्या आप उस पिस्टन को दबा के उस पानी के लेवल तक ला सकते हैं? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? एयर है उसके। एयर है। अब समझ गए आप? जी वही सर। मैंने कहा कि आपका गिलास 2 चीज से भरा हुआ है, जी सर। एक किससे? आधा पानी से आधा और आधा एयर से। तो आप इसको ऐसे सोचिए, कमियां रहेंगी, कमियों को दरकिनारे कीजिए और आगे सफलता की तरफ देखिए। जब आप अपना मूड चेंज कर लेंगे और एक सोच बदल लेंगे, इसमें बहुत समय लगता है, बहुत कठिन काम है। सोच बदलना बहुत ही कठिन काम है। इसमें या तो अब्रप्ट होता है या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, बीच वाला पैटर्न नहीं चलता इसमें। ओके सर। अब्रप्ट एकदम कोई ऐसी घटना हुई या दुर्घटना हुई जिसने आदमी के माइंड को चेंज पर्सनैलिटी कर चेंज दिया, कर दी। एकदम से चेंज होता है, दैट पर्सनैलिटी चेंजेस। क्या है, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने क्या किया, गाड़ी चलाता है, बहुत फास्ट चलाता है। दूसरा व्यक्ति जो है उसको देखता है, कहता है भैया आराम से चलाया करो, उसको असर नहीं होता। कहीं वो दूर जा रहा होता है सफर पे, वो क्या देखता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तेज से चल रहा था, एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर 4 सवार थे, चारों के चारों गुजर गए, डेथ हो गई उनकी। उसको देख के उसके दिमाग में एक सदमा लगा। एकदम से उसके दिमाग में आया कि भाई ये वाकई ये तो सही कहते हैं सारे, बिल्कुल सही कहते हैं कि तेज चलाने के बाद अगर ये कंट्रोल में थोड़ा अगर स्पीड कम होती तो ये कंट्रोल हो सकता था और ये एक्सीडेंट बच सकता था। मान लो एक्सीडेंट हो भी जाता तो 4 के 4 तो ना मरते, हो सकता एक आधा मरता, बाकी तो बच सकते थे। उसके दिमाग में आ जाता है और वो सडन जो चेंज होता है वो उसकी जिंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है और अपने आप को वो चेंज कर देता है। उसने उसके बाद स्पीड कम करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो नॉर्मल रूटीन में आ गया। देखिए एकदम सडन चेंज से हुआ। जी सर। दूसरा ये होता है, दूसरा व्यक्ति लगातार सोचता चला जाता है, सोचता है, उसके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जब एनालिसिस करके फाइनल पे पहुंचता है तब उसके दिमाग में आता है कि भाई ये तो सही बात है, हमें तो स्पीड स्लो ही रखनी चाहिए। सर जैसे आजकल देखा जाए तो बहुत छोटी उम्र में ही ना बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं और उस स्ट्रेस की वजह से उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं काफ़ी यंग एज में, और जिसके कारण उनके पेरेंट्स हैं वो काउंसलर्स को हायर करते हैं। So do you think that कि counselors can really help them in that situation? सबसे पहले तो पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। मैं इस मामले में, आप वाले में, किसी हद तक पेरेंट्स को भी जिम्मेवार मानता हूँ। जी सर। पेरेंट्स और हमारी स्कूलिंग भी। एक तीसरा जो है हमारा जो आजकल चल रहा है एजुकेशन सिस्टम। हम पहले पॉइंट पे आते हैं पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है। वो बच्चों के अंदर क्या कहते हैं कि भाई ये देखो फलां बच्चे का जो है 80% नंबर आए, तेरे को 85 लेके आने, फलां के 90% नंबर आए, तुझे 100% लेके आने, क्योंकि परसेंटाइल बढ़ता चला जा रहा है। वही आ रहा, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ा करते थे हमारे टाइम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे और 60-65% के साथ मैंने 64% का टॉप किया हुआ, 64% के साथ। उस जमाने में 65-70% बहुत मुश्किल से आया करते, फर्स्ट क्लास नहीं होती थी। आप पुराने टीचर देखिए, पुराने प्रोफेसर देखिए, वो 2nd क्लास और 3rd क्लास के अंदर है, बिल्कुल पास है। आज इतने नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम आ गया। ऑब्जेक्टिव के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे नंबर होते हैं, एक एक नंबर के होंगे, एक में से क्या काटेंगे, पूरे पूरे नंबर देते हैं, जिससे वो 80-90% तक चले जाते हैं। अब पेरेंट्स की भी ये सोच बन गई है कि फलां बच्चा 80% में आ रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं आ रहा। जी सर। वो बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आपने देखा होगा कि एक MBBS की तैयारी कर रहा है बच्चा, एक तैयारी करके उसकी सिलेक्शन एक बार नहीं हुई, पेरेंट्स ने उसे समझाया कोई बात नहीं, अगली बार फिर तैयारी की उसने, फिर भी नहीं हुई और उसने हैंग कर लिया अपने आप। क्यों? वो डिप्रेशन ही तो थी। जी सर। उसके डिप्रेस कर दिया। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए हमारा यहाँ का वातावरण और हमारा एजुकेशन सिस्टम, और सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स, जो उसको बार बार कहते थे कि नहीं बेटे, अगर वो उसको ये कहते कि आप जो है बेटे कोई बात नहीं है, ये फील्ड नहीं तो और सही बहुत फील्ड है हमारे पास, और एक नहीं, तुम मेहनत करो, तुम दूसरे फील्ड के अंदर भी आगे निकल सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी वो ले सकता था। इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेवार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेवार।
और तीसरा आजकल जो है कंपटीशन का जमाना है, जी सर। आबादी बढ़ रही है, पोस्टें कम हो रही हैं, परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जो है इंटरव्यू के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बच्चे को नंबरों की ज़रूरत है, और बच्चे के अंदर खुद अपने आप स्ट्रेस भी पैदा हो रहा है। यस सर। लेकिन ये अगर ये सोच ले व्यक्ति कि मेरे को इस दिशा की बजाय दिशाएं और भी बहुत है। कहा जाता है कि भाई एक दरवाजा बंद होता है, 10 दरवाजे खुलते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा अपना एक इंक्लूजन डालता हूँ, थोड़ा अपनी विचार डालता हूँ कि उस टाइम 10 दरवाजे उस वक्त भी होते हैं, सारे खुले होते हैं, हमारा ध्यान किसी तरफ जाता है, एक की तरफ, जिसके अंदर हम चल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ दाएं बाएं भी जरूर देखो कि आपके बहुत रास्ते पड़े हैं, इसको छोड़ के दूसरा नहीं तीसरा, सफलताएं जरूर मिलेंगी, बशर्ते आप पूरे तन और मन से लगेंगे। जी, तो जैसे हम दोनों अभी आपसे अपने व्यूज़ को क्लियरली विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर पा रहे हैं और आप हमें उसका मार्गदर्शन भी दे रहे हो, तो वैसे ही क्या आपको लगता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उसमें एक स्टूडेंट काउंसलर होना ज़रूरी है जो बच्चों को हर मोड़ पे गाइड करे, उन्हें हर तरह की जितनी भी गाइडेंस चाहिए वो दे उन्हें? इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन रखने वाली कोई जरूरत नहीं है, जो मैं सोचता हूँ। जी सर। आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर व्यवस्था बन सकती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है। उसका कारण है आपके टीचर्स क्या हैं, टीचर्स आपके मेंटर ही तो मेंटर भी हैं। हैं एक तरह से। टीचर्स जो हैं आपके मेंटर्स ही हैं। मैं जी जिन सर। जिन कॉलेजेस के अंदर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज में रहा हूँ, वहां मैंने एक कोशिश की है एक व्यवस्था बनाने की। मैंने इसके लिए एक स्पेशल पीरियड रखा है, हर एक क्लास के अंदर एक्टिविटी पीरियड के नाम से रखा है, जी सर। रखवाया है मैंने सब जगह। जी सर। इसलिए कहता हूं कि उसके अंदर बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज के अंदर को क्यूरिकुलर, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर, स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी, ये 4 चीजों के ऊपर खास ध्यान दिया जाए, जिससे क्या होगा, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। आप जो है सिर्फ एक एकेडमिक की तरफ जाते हुए पूरी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देनी है। आपने देखा होगा, कोई बड़ा कंपटीशन ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चाहे वो हमारा नेशनल लेवल पे है चाहे स्टेट लेवल पे है, उसमें क्या होता है, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं 60-70% तक किसके होते हैं, आपके सब्जेक्ट मैटर। बाकी 30-40% कौन से होते हैं, जनरल नॉलेज और दूसरे एस्पेक्ट्स के, जी सर। जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, और वही डिसीजिव होते हैं। सब्जेक्ट के अंदर लगभग सारे बच्चे अच्छी परसेंटेज ले जाते हैं। जो दूसरा 30-40% का पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वही सबसे ज्यादा डिसीजिव होता है। जी सर। रही आपके टीचर जो है आपके लिए सबसे बढ़िया मार्गदर्शक हो सकते हैं। उनके एक्टिविटी पीरियड भी होते हैं, अदरवाइज क्लासेस के अंदर भी जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो बहुत कुछ शिक्षा के अलावा, उस एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत कुछ आपको बताते हैं। जी सर। वो सारे आपके काउंसलर्स हैं। इसके अलावा आपके हर एक कॉलेज के अंदर आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो मेंटर मेंटी सिस्टम भी है। एक 20-25 बच्चों के ग्रुप के ऊपर एक मेंटर की सुविधा है हर एक कॉलेज के अंदर। वो मेंटर क्या करते हैं, उनका जो है वो आपकी जो है एकेडमिक, आपके जो है जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, प्लस आपके पर्सनल, दोनों के एस्पेक्ट्स को लेते हुए आपकी सभी परेशानियों को दूर करने के सक्षम होते हैं। तो वो आपके मेंटर मेंटी सिस्टम जो है बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये तो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। दूसरे, हर एक संस्थाएं अब स्टूडेंट्स को भी अपने आप इन्वॉल्व कर रही हैं। जी सर। सभी कमेटीज के अंदर डाल रही हैं। और आजकल हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो मैं तो अपने बच्चों को हमेशा कहा करता रहता हूँ कि आप स्टेज पे आइए, ये स्टेज बाद में नहीं मिलेगी, ये मौका है, स्टेज पे आइए, आप अपने व्यूज रखिए। आप वो कंकर पत्थर हैं जिनको हम तराश के हीरे बनाएंगे, और हमारे टीचर बनाते हैं। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हीरे हैं, गुम हो गए हैं, उनको ढूंढ के हम आगे ला रहे हैं। ये जितना अमिताभ बच्चन है या अक्षय कुमार है या और जो भी है, ये भी आपकी तरह ही थे, इन्हीं पे बैठते थे। और आज जो है इस टाइम जो है यहाँ हिंदुस्तान कहाँ, वर्ल्ड लेवल के ऊपर फिल्म जगत के अंदर छाए हुए हैं। और वो जो है सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटीज वैसे नहीं बन जाती। जी सर। उन्होंने भी आपकी तरह मेहनत की है। वो भी स्टेज पे आए थे, शुरू में वो भी घबराए थे, लेकिन आज वही कामयाब है। जी सर। मुझे तो भूख भी लग जाती है कई बार स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, कई बार भूख नहीं भी लगती, या फिर रूटीन खराब हो जाता है मेरा एग्जाम टाइम में स्ट्रेस की वजह से। तो सर स्ट्रेस क्यों लिया जाता है? जैसे इसने भी बताया, ये सब बात सुन के सर आप क्या ऐसे सुझाव देना चाहेंगे कि ये ठीक कर सके इन सब चीजों को? आप अपनी सोच को बदलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर तो होना ही है। अब आप मान लीजिए आपने स्ट्रेस ले लिया, तो क्या पेपर आपका छूट जाएगा? नहीं, वो तो है नहीं, पेपर तो देना पड़ेगा। और स्ट्रेस लेने से पेपर ठीक हो जाएगा? उल्टा खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, स्ट्रेस को भूल जाइए।
आपने अपना टारगेट फिक्स करना है कि मैंने इस पेपर में बढ़िया नंबर लेके आने, मेहनत करनी है। कई बार हमें एक टॉपिक जो है समझ नहीं आ रहा हो, जी सर। हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा समझ आता है, दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा और समझ आता है, चौथी और पूरा समझ आ जाता है। तो इस थ्योरी को चलिए। कई बार होता है माइंड में ऐसा आ जाता है, यार ये समझ ही नहीं आ रहा टॉपिक, तो कैसे करूं? आप 5 मिनट के लिए अपना माइंड चेंज कीजिए, गो टू सम अदर साइड, माइंड थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद दोबारा 5 मिनट बाद आके बैठिए, वही चीज आपको आसान लगेगी। जी यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, स्लाइटली चेंज कीजिए, ज्यादा चेंज नहीं करना, स्लाइट चेंज कीजिए। बाकी भूख लगी है तो जरूर खाइए, खाने के बाद 2 मिनट सैर जरूर कराइए, हाँ, जिससे क्या होगा, माइंड फ्रेश। माइंड फ्रेश हो जी। जाएगा। माइंड फ्रेश, वही आपने खुद ही बोल दिया, अपना इलाज तो कर दिया आपने, आपने स्वयं इलाज कर दिया, माइंड फ्रेश हो गया। इसका मतलब आपकी एंजाइटी और जो स्ट्रेस आपके दिमाग में था, दैट हैज गॉन अवे। यस सर। तो आप अब बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच बदल गई है। जी सर। तो माय डियर, सोच बदलिए और कामयाबी की तरफ चलिए, कामयाबी जरूर आएगी। जी सर। फिर सर जैसे हमारा JBIT कॉलेज है सर, काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे हैं सर, और ज़्यादातर बच्चे आसपास के एरिया से नहीं, दूर से ज़्यादातर बच्चे आते हैं। तो हॉस्टल्स में जो बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा इशू होता है सर फैमिली ट्रॉमा। मतलब फैमिली से दूर आते हैं बच्चे, रह नहीं पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे रिक्रिएट करें कि बच्चा कंफर्टेबल हो पाए सर, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बना यू पाए। वांट ए कंजीनियल एटमोस्फियर, कंजीनियल एटमोस्फियर यस सर, चाहिए, यस सर। बढ़िया जिसे कहते हैं। जी सर। तो बढ़िया है यहाँ, तो माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ। सर कुछ बच्चे होते हैं जैसे फैमिली ट्रॉमा, जैसे फैमिली की याद आती है बच्चों को, वो उभर नहीं पाते, उस चीज से एडजस्ट नहीं कर अब पाते। मैं इसी चीज के ऊपर आपको बताता हूँ। जी सर। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हॉस्टल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जी सर। प्रत्येक व्यक्ति को हॉस्टल में जरूर जाना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट है वो हॉस्टल में जरूर आए। कारण क्या है कि छोटे बच्चे की तरह माँ बाप के थोड़ा चिपके रहोगे, आप माँ बाप से थोड़ा अलग होना सीखिए, जी सर। तभी सीख पाएंगे। होता क्या है कि जब हम माँ बाप के साथ रहते हैं तो जो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, आमतौर पे हम अपना व्यू नहीं दे पाते। मैं कहता हूँ बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ो। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत साल पहले। साउथ के अंदर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं नारियल के, और ये होते हैं, एक बच्चा नारियल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया ऊपर, जी सर। और नीचे जो है उसकी माँ चिल्लाने लगी। अपने घर वाले को उसने कहा कि ये बच्चा ऊपर चढ़ गया, ये गिर जाएगा गिर जाएगा। उसके पापा ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। वो कहता है चढ़ गया ना, हिम्मत से चढ़ा है तो हिम्मत से उतर भी जाएगा। श्योर उतर जाएगा, चिंता मत करो। मान लिया अगर ये गिर भी जाता है तो चोट लगेगी, ठीक हो जाएगी, ऐसी क्या बात है, हम नीचे बैठे हैं, गिरने नहीं देंगे। अब समझे? तो बच्चों को एक इंडिपेंडेंट सोच तभी हो पाएगी जब वो बाहर रहेगा। डर निकालना जरूरी है, ये तभी सीखेगा जब वो डर के साथ फेस करेगा। तो यहाँ जो है इतना अच्छा एटमोस्फियर है। यहाँ सबसे अच्छी बात जो आपने अभी खुद ही बोली है कि 20-25 स्टेट्स के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्या डाइवर्सिटी है। जी सर, वो तो है। कितना है, सबका सोशल और लिटरेरी कल्चर और इनका लैंग्वेज, सब चीज अलग अलग है। तो आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। आप अपने आप को उसमें डाइवर्ट कीजिए, उनके साथ चलिए। आज आप एक असम के बच्चे के साथ असमित सीखिए, 5-7-10 दिन साथ लगाइए, उनके कल्चर सीखिए, वो आपकी कल्चर सीखेगा। फिर कल आप उड़िया वाले के साथ चले जाइए कुछ दिन के लिए, उसके बाद आप साउथ वाले के साथ चले जाइए। वाह, क्या आपको मजा आ जाएगा कि आप ये कहेंगे कि मेरा हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। यू विल नॉट से कि आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, वी विल से वी आर इंडियंस। मेरे को सब चीज का पता है, मैं सारी कल्चर जानता हूँ कि मैं साउथ में जाऊंगा तो वहां पे जाके डोसा भी खा लूंगा, और अगर मैं जो है यहाँ सी पोर्ट में जाऊंगा तो वहां मच्छी भी खा लूंगा, सब चीज कर लूंगा। ये तभी होगा जब आप डाइवर्सिटी के साथ चले। जी सर। तो ये तो बहुत अच्छा, और यहाँ का एटमोस्फियर रियली इट्स वेरी अमेजिंग एंड गुड। यहाँ पे बच्चे जो है सब तरह के हैं, तो सब तरह के साथ अपना एंजॉय कीजिए लाइफ का। तो घर तो याद आएगा ही नहीं, घर तब याद आता है जब आप माइंड को खाली रखेंगे। जी सर। नंबर 2, पेरेंट्स से आप जरूर बात कीजिए। जी सर। वीक में एक बार तो जरूर करो वीक में एक बार, हो सके तो ज्यादा भी कर लो, लेकिन ज्यादा के साथ आपका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी दूरी बनाओ, कल को आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, और मुकाम के ऊपर आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है, कई महीने सालों बाहर रहना पड़ सकता है। अगर अभी से आप इतना अट्रैक्शन दिखा देंगे तो आपको बाद में दिक्कत आने के चांसेस। ओके, तो जैसे हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर एक बार फेलियर जरूर फेस करना पड़ता है, या उसकी पर्सनल लाइफ हो या उसकी स्टूडेंट लाइफ हो, फेलियर से जरूर फेस करना पड़ता है। तो आप उस फेलियर से कैसे डील करते हैं, और आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देंगे कि वो अपने फेलियर्स को कैसे डील करें?
स्वामी विवेकानंद ने भी एक चीज कहा है, आप पढ़िए उनके सेंटेंसेस के जी अंदर। सर। बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हार गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक संदेश दे के जा रहा है, वो आपको समझा के जा रहा है, वो जो हार है जी उसके सर। अंदर भी कोई संदेश है, वो आपको एक एक्सपीरियंस दे के जा रहा है। तो कहा जाता है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता आपको उल्टा एक जुनून पैदा करती है कि ये क्यों हुआ, अब मैं इसको जरूर प्राप्त करके रहूंगा, और वो सफलता की तरफ आपको दुगनी स्पीड से लेके जाएगी। तो असफलता से घबराना नहीं चाहिए, उसको आपको उल्टा करेज के साथ लेना है, हिम्मत के साथ लेना है कि उसने मेरे को क्या सिखाया है, किस कमी के कारण आई, उस कमी को हमने नोट करना है। नोट करने के बाद उस कमी को दूर करते हुए और अच्छाइयों को साथ लेते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले जाना है पूरे जोश और खरोश के साथ। तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो असफलता से कभी नहीं घबराना, बल्कि उसको फेस करो हिम्मत से, और आगे सफलता के लिए पूरी तैयारी करो। वो आपको तैयारी दे के जाएगी। जी सर। वो पॉइंट बता देगी जो आपको सफलता नहीं दिखा सकती, असफलता आपको बताती है। कहा जाता है किसी भी एक गवर्नमेंट के लिए सक्सेसफुल होने के लिए, सफलता होने के लिए, सफल बनने के लिए अपोजिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन आपको बताती है कि आप कौन सी जगह गलत हो रहे हैं, वो आपको ठीक करना सिखाती है उल्टा। और आप भी सावधान हो जाते हैं कि मेरी गलती ना पकड़ी जाए, मैं कमी ना करूं, तो मैं कमी नहीं करूंगा और मैं सही की तरफ चलूंगा और ठीक ठाक सारा काम करूंगा। थैंक यू सर फॉर दिस ग्रेट पॉडकास्ट। ओके, और आई एम श्योर कि आपके वर्ड्स ने जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, उन्हें ज़रूर मोटिवेट किया होगा, उन्हें प्रेरित किया होगा कि वो मेंटल इश्यूज से बाहर आएँ, उन्हें ओवरकम करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने व्यूअर्स जो मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अपनी बात बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे।